नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने एक और चौंकाने वाला फैसला करते हुए भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना है। वो पहली बार विधायक बने हैं। वो सांगानेर से चुने गए हैं। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दिया सिंह और प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम होंगे। वहीं वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे। बीजेपी के नए चुने गए विधायकों की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने इनके नाम का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया, बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा। उन्होंने भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया। किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, जावर सिंह और पूरे सदन ने नाम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त हूं कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। शिवराज सिंह चौहान का कड़ा बयान आया है। दिल्ली जाने के सवाल से जुड़े एक मामले में उन्होंने कहा है कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान एमपी का सीएम नहीं बनाए जाने से बेहद नाराज हैं या फिर उन्होंने किसी और संदर्भ में ये बात कही है? इस सवाल का जवाब पाने से पहले ये जान लें कि आखिर किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है और कहा जा रहा है कि उसमें शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का बड़ा हाथ है। लेकिन अगले सीएम के रूप में उनका नाम नहीं आया। नए सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम की घोषणा कर दी गई। तब शिवराज सिंह चौहान भी नए सीएम को बधाई देते नजर आए। लेकिन इस बीच दिल्ली जाने को लेकर एक सवाल पर जवाब के बाद शिवराज सिंह सुर्खियों में आने लगे। जब शिवराज सिंह चौहान से उनके दिल्ली जाने के हालिया बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उस दिन संदर्भ ये था कि बाकी लोग दिल्ली में हैं, क्या आप दिल्ली जाएंगे? मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहता हूं कि जाकर अपने लिए कुछ मांगने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। वो मेरा काम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी आलाकमान ने उन्हें 18 साल काम करने का मौका दिया। उन्होंने नए सीएम मोहन यादव की तारीफ की। शिवराज ने कहा कि एक आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से मैंने कि मुझे प्रतिदिन पौधारोपण करने दें और उसके लिए मुझे जगह मिलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और मिशन तय करता है कि हम कहाँ रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि बड़ा अन्याय हो गया। मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर रखा, मुझे बहुत कुछ दिया, अब मुझे बीजेपी को देने का वक्त आया है। मैं इससे ऊपर उठ गया हूँ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को पकड़कर महिलाएं रोने लगी। आज तक पर चलाए जा रहे वीडियो में रोते हुए लाडली बहनाएं कहती हैं कि भैया, मध्य प्रदेश ने आपको वोट दिया था, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर शिवराज सिंह चौहान भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। रोते हुए महिलाएं कहती हैं कि बहनों ने आपको वोट दिया था, आप एक एक बहन के चाहते हो। फिर शिवराज भावुक नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार चल रहे कार्यों को पूरा करेगी और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को ट्वीट कर बधाई भी दे चुके हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के लिए भाजपा पर हमला किया है और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप हैं। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव नतीजे के 8 दिन बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना भी तो ऐसा व्यक्ति जिस पर उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीनों में से उनकी जमीन को लैंड यूज बदलकर अलग किया गया। इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें ये गाली देते हुए, धमकी देते हुए और आपत्तिजनक बयान देते हुए दिख रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि क्या ये है मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी? केंद्रीय चुनाव आयोग में 3 शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक विवादास्पद संशोधन विधेयक राज्यसभा में मंगलवार को पेश किया गया। इस बिल का नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 10 अगस्त को लाया गया था, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे फिर से पेश किया है। सरकार का दावा है कि इसमें बदलाव किया गया है। इस बिल में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते कैबिनेट सचिव के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और केंद्र का कोई मंत्री करेंगे। पहले इस चयन समिति में भारत के चीफ जस्टिस भी थे। सरकार ने जब इस बिल को अगस्त में पेश किया था तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था। संशोधित गत बिल में इस बात का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो भी एक्शन लेंगे या आदेश देंगे उनका पूरा संरक्षण रहेगा, यानी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। इस संशोधित बिल में कहा गया है कि कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त रहा हो या है या था उसके द्वारा
तब बोला गया या किया गया कार्य आपराधिक या सिविल कार्रवाई की सीमा में नहीं आएगा। यानी अदालत इस संबंध में किसी भी याचिका पर सुनवाई करते हुए सीईसी या किसी आयुक्त के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकेगी। असम में नागरिकता मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 दिसंबर को एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच असम आए प्रवासियों में से 17,861 प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश 1964 द्वारा 32,381 व्यक्तियों को इस अवधि में विदेशी घोषित किया गया है। वहीं मार्च 1971 के बाद अवैध प्रवासियों की अनुमानित संख्या पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अवैध प्रवासियों के लिए सटीक डेटा एकत्र करना संभव नहीं है। केंद्र ने कहा है कि अवैध प्रवासियों के गुप्त और चोरी छिपे होने वाले प्रवेश का पता लगाना कठिन है। ये सीमा पार से वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना गुप्त तरीके से देश में प्रवेश करते हैं। अवैध रूप से देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना, उन्हें हिरासत में लेना और निर्वासित करना एक जटिल प्रक्रिया है। कर्नाटक में इन खबरों के बीच कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जाति जनगणना रिपोर्ट जारी करने पर एक दूसरे के विरोधी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में शिवकुमार के रुख की सार्वजनिक रूप से आलोचना कर दी है। संसद में जब भाजपा सदस्यों ने राज्य सरकार के भीतर मतभेदों पर उनकी राय मांगी तो खड़गे ने आरोप लगाया सभी ऊंची जाति के लोग इस पर एकजुट हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, कांग्रेस ओबीसी के प्रति जो प्रेम दिखाती है वो एक दिखावा है और जाति जनगणना पर शिवकुमार के रुख का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, खड़गे हमें बताएं कि आपकी सरकार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब सार्वजनिक करेगी। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी ओर से कहा कि डिप्टी सीएम के अलावा कांग्रेस विधायकों और वीरशैव महासभा के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। फिर खड़गे ने दावा किया शिवकुमार और भाजपा जाति जनगणना रिपोर्ट के खिलाफ हैं। खड़गे ने कहा वो भी विरोध कर रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं, इस मामले में दोनों एक हैं। ये जाति का चरित्र है। उच्च जाति के लोग आंतरिक रूप से एकजुट होंगे। देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए लोकसभा में पेश 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को केंद्र ने वापस ले लिया है। ये फैसला केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को बाद लिया है। दरअसल सरकार ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को वापस ले लिया है। ये विधेयक 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले लाए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि स्टैंडिंग कमेटी की कुछ सिफारिशों के आधार पर नए बिल लाए जाएंगे। आज ही इन्हें सदन में पेश किया जा सकता है। यवतमाल पुलिस ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया है। राउत के खिलाफ ये मामला पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे उनके लेख से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भोटाडा ने सामना अखबार के कार्यकारी संपादक राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार भोटाडा ने दावा किया कि राउत ने 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा था। अमित शाह के द्वारा भारत के पहले पीएम नेहरू पर हमले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि पंडित नेहरू ने भारत के लिए अपनी जान दे दी, वो वर्षों तक जेल में रहे। अमित शाह इतिहास से अनजान है, मैं उनसे इतिहास जानने की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, उन्हें उसे दोबारा लिखने की आदत है। राहुल ने कहा कि बेसिक मुद्दा जाति जनगणना और देश के धन किस हाथों में जा रहे हैं इस पर है। हम इन मुद्दों को आगे ले जाएंगे और गरीब का हक दिलवाएंगे। बीजेपी के द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी सीएम बनाए जाने पर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा भी ओबीसी था, उन्होंने भी बना दिया। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। पीएम ओबीसी हैं लेकिन सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसरों में से 3 ओबीसी हैं और ओबीसी वालों का कोने में ऑफिस होता है। राहुल ने कहा कि सरकार के सिस्टम में ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, ये मुख्य मुद्दा है। और 24 घंटा ये भटकाने के लिए नेहरू पर बोलते हैं, किसी पर भी बोलते रहते हैं। संसद में बैठे हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोगों का कहना है कि ये संगत का असर हुआ है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं इनकी हायरिंग इसीलिए हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज कर दी है। अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला
अलग अलग रहते हैं। कानूनी मामलों की न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट ने अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए कहा कि पायल अब्दुल्ला के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने जो क्रूरता के आरोप लगाए हैं उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बेंच ने कहा, हमें फैमिली अदालत के फैसले में कोई खामी नहीं लगी। क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं। अपीलकर्ता किसी भी ऐसी हरकत को साबित करने में फेल रहा जिसे शारीरिक या मानसिक क्रूरता कहा जा सके, इसलिए हम ये अपील खारिज कर रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आरोप है कि सत्तारूढ़ सीपीएम की छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर राज्यपाल के वाहन को टक्कर मार दी थी। हालांकि राज्य के सीपीएम नेताओं का कहना है कि एसएफआई के कार्यकर्ता राज्यपाल आरिफ को एयरपोर्ट जाते समय काले झंडे दिखा रहे थे। इससे उस दौरान अफरा तफरी मच गई। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। ये घटना सोमवार को तब हुई जब राज्यपाल नई दिल्ली जाने के लिए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा रहे थे। घटना से राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा हो गई। गवर्नर खान ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य मुख्यमंत्री विजयन की संलिप्तता से है। वहीं भाजपा के राज्य प्रमुख के सुरेंद्र ने दावा किया है ये घटना पुलिस की मिलीभगत से हुई, जो राज्य में कानून व्यवस्था के खराब होने का संकेत है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने बार बार तर्क दिया कि ये विकास और प्रगति में बाधा है और 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू और कश्मीर में निवेश आना शुरू हो गया है। सरकार ने कहा है कि जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से लगभग 3 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश को 42 औद्योगिक क्षेत्रों में 84,544 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन थोड़ा धीमा रहा है और अब तक 414 यूनिट्स को रजिस्टर्ड किया जा चुका है, जिनका वास्तविक निवेश 2,518 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि प्रशासन को प्रस्तावित इकाइयों के विरुद्ध भूमि प्रीमियम में 13,777 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ नीलंजन रॉय के इस्तीफे के बाद कंपनी के शेयरों पर नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। कंपनी ने नए सीएफओ के नाम की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार जयेश संगराजका 1 अप्रैल 2024 से इन्फोसिस के नए सीएफओ होंगे। हालांकि नए सीएफओ के नाम की घोषणा के बाद भी कंपनी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। अभिनेता शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की रिलीज के पहले जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे। समाचार एजेंसी एनआई ने शाहरुख खान का मंदिर के करीब का वीडियो जारी किया है। बता दें, साल 2023 शाहरुख खान की फिल्मों के नाम रहा है। इस साल उनकी 2 फिल्में पठान और जवान रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। शाहरुख खान इन दोनों फिल्मों की रिलीज के पहले भी वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे थे। भारत ने हॉकी के जूनियर वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम मैच में एक वक्त 0-2 से पिछड़ रही थी। उसने जबरदस्त वापसी की और नीदरलैंड्स को 4-3 के अंतर से हरा दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।